अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नीट फिनिशिंग टच 2023। जैसे कि ऑलरेडी वी हैव completed क्लास 12th इन ऑर्गेनिक पार्ट। नाउ लेट्स गो फिर गो विथ क्लास 11th। क्लास 11th में आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर as far as inorganic chemistry is considered, because it makes the base of inorganic chemistry. And in addition to that, most of the questions from the inorganic part are asked from chemical bonding. Again, we have incorporated all the concepts regarding chemical bonding, and all type of questions, may it be single type question, may it be statement based question, may it be those questions which have got more than one options, may it be matching type, or may it be assertion reason. So without wasting our time, let's start the finishing touch series with the chemical bonding. So as far as chemical bonding is considered, the question number first goes like this. Isostructural species are those which have same shape and hybridization. Among the given species, identify isostructural pairs. Those molecules which have same hybridization as well as same structure, they are called as isostructural species, जिनका shape same होगा, as the statement is given there. अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों आयंस का हाइब्रिडाइजेशन और शेप सेम होगा? Hybridization and shape both are determined by a number that is called a steric number, and steric number is simply total number of electron clouds around central atom. उसको हम शॉर्ट में कहते हैं total number of sigma bonds and lone pairs present on the central atom. जिन मॉलिक्यूल्स का स्टीरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन, स्टीरिक नंबर सेम होगा, उनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी, ठीक है? सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिटरमाइन देयर स्टीरिक नंबर। आउट ऑफ 4 द ऑप्शन, जिस ऑप्शन में दोनों का स्टीरिक नंबर सेम होगा, उनकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों की सेम होगी, ठीक? नाउ लेट्स गो विद द फर्स्ट वन। तो स्टीरिक नंबर निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी फॉर्मूलाज है। आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला, ठीक है? आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जो आसान तरीका होता है वो सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है और बॉन्डिंग में कितने आ चुके हैं, वो तरीका थोड़ा सा बेटर रहता है। लेट्स गो विद दैट। NF3 and BF3. If we go to the first one, NF3 and BF3. NF3 ने जो बॉन्ड्स बनाए हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, वो 3 है, प्लस अब लोन पेयर कितने हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल 5 है, 5 में से 3 बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो 1 पेयर है, तो इसका स्टीरिक नंबर बनेगा 3 + 1, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा, और शेप जो इसकी होगी, लोन पेयर को अगर हम निकाल देंगे, इसकी शेप होगी पिरामिडल। नाउ BF3, बोरान ने सिग्मा बॉन्ड्स फिर से 3 बनाए हैं, बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल 3 ही है और तीनों के तीनों यूज हो चुके हैं, तो लोन पेयर नहीं होगा, तो इसका स्टीरिक नंबर बनता है 3 + 0। 3 + 0 का मतलब टोटल एट 3 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। देखिए हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, ठीक है? इस वजह से जब हम इनकी शेप्स निकालेंगे, इसकी शेप पिरामिडल होती है और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब दिस ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द सेकंड। BF4 नेगेटिव, बोरान ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना है, प्लस लोन पेयर चेक कर लेंगे। बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज की वजह से 4 आ चुके हैं, चारों के चारों बॉन्डिंग में है, तो लोन पेयर 0 होगा, 4 + 0। हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप इसकी होगी टेट्राहेड्रल। NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन ने यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए हैं, प्लस नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, पॉजिटिव का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कम हो चुका है, तो इसका मतलब 4 ही है, और चारों के चारों बॉन्डिंग में यूज हो चुके हैं, तो लोन पेयर 0 होगा। इसका स्टीरिक नंबर भी सेम आ रहा है, 4 + 0। इसका मतलब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, sp3, और दोनों की शेप भी सेम होगी, बोथ हैव गॉट टेट्राहेड्रल शेप। तो फिलहाल ये ऑप्शन हमारा ठीक जा रहा है। Let's go to the third one. BCl3 sigma bonds 3 plus
अगर बोरान की बात करेंगे, बोरान हैज गॉट ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन यूज्ड, सो इसका स्टीरिक नंबर जो बनेगा वो होगा 3+0। 3+0 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। BrCl3, ब्रोमीन इज अ सेंट्रल एटम, सिग्मा बॉन्ड्स 3 है प्लस ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 में से 3 यूज हो चुके हैं तो बचे 4 का मतलब 2 लोन पेयर 3+2, तो अगर हम ऐड कर लेंगे इट्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन पहले की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा और ये होता है टी शेप और बेंट टी शेप। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठ रहा है। लेट्स गो टू द लास्ट वन, NH3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स नाइट्रोजन के प्लस, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, 5 में से 3 यूज हो चुके हैं तो बचेंगे 2 यानी 1 लोन पेयर, 3+1 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप होगी पिरामिडल इसकी। NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो जो तरीका हम यूज करने वाले हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो बट वी हैव टू टेक ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। नाइट्रोजन के 5 है, नेगेटिव चार्ज का एक और अगर हम ऐड कर लेंगे इसमें तो 6 आ जाएगा, 6 के 6 यूज हो चुके हैं बिकॉज एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो 3 6 बॉन्ड्स बनाएगा, तो इसका मतलब इसका स्टीरिक नंबर बनेगा 3+0, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आयन इज कॉल्ड एज ऑक्सो आयन। ऑक्सो आयन में हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना लेंगे, NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। इफ यू टेक इट्स स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड नो लोन पेयर, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्टीरिक नंबर 3+0, तो इसकी शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन इसकी शेप पिरामिडल। ऑल द ऑप्शंस हैव बीन ओपन्ड विथ यू, तो अब देख लीजिए कहां पे हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज शेप सेम होगा, दैट इज ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 2। दोनों का स्टीरिक नंबर सेम आ रहा है 4+0, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी sp3 और दोनों की जो शेप होगी दैट इज टेट्राहेड्रल, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। देन लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। Our second question, one of my favorite questions in the chemical bonding, in PO4 3 negative, the formal charge on the oxygen atom of PO bond is PO4 3 negative। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आ जाएगा, बहुत सारे तरीके स्ट्रक्चर बनाने के, लेकिन ये ऑक्सो आयन है तो ऑक्सो आयन्स में एक यूटिलिटी रहती है, एक शॉर्टकट मेथड है। 2 तरीके मैं आपको यहां पे बताऊंगा किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसमें आप चेक करोगे दैट विल बी +5, फॉस्फेट है, तो इसका मतलब है फॉस्फोरस इज मेकिंग 5 बॉन्ड्स, 4 ऑक्सीजन है, 5 बॉन्ड्स बनाने हैं, 1 2 3 4, 5 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो अगर हम पहले हर एक के साथ एक एक बॉन्ड बना लेंगे, 4 बॉन्ड्स आ गए, अभी 1 बॉन्ड पेंडिंग है, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन के साथ आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, 4 ऑक्सीजन है, 3 नेगेटिव चार्जेस है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तब आता है जब वो मोनोवैलेंट होगा, इसका मतलब 4 में से 3 ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है और 1 ऑक्सीजन अपनी नॉर्मल वैलेंसी डाइवैलेंसी में होगा, डाइवैलेंट होगा, तो जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने सिंगल बॉन्ड्स होंगे, बाकी डबल बॉन्ड, क्योंकि टोटल 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 3 बॉन्ड्स हो गए सिंगल और 1 बॉन्ड होगा डबल, जो 3 सिंगल है और 1 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके पास 2 लोन पेयर्स हो गए, जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहे इनके पास हो गए 3 लोन पेयर, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, ये आएगा PO4 3 नेगेटिव। ये है फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। नाउ इन फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड इज, out of 4 oxygen, 3 oxygen contain -1 formal charge, but 4th one contains 0. So this is doubtful question. अब हम फॉर्मल चार्ज 0 रखे या फॉर्मल चार्ज -1 रखे, ठीक है, सो वी हैव टू टेक इट। बट इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, फॉस्फेट अंडरगोज रेजोनेंस बिकॉज इट कंटेन्स पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, इसमें रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा, तो यहां पे फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, यही फॉस्फोरस बारी बारी से हर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, अभी इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, अब यही फॉस्फेट एक और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा,
वो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, ये डबल बॉन्ड, ये वापस इधर जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से सिंगल बॉन्ड्स वापस आएंगे, नेगेटिव 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 रहेगा। हो गए दो स्ट्रक्चर्स, पहले इसके साथ अब इसके साथ। थर्ड स्ट्रक्चर में अब इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बना लेंगे, ये आ जाएगा इधर और ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 3 के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा, अब लास्ट वाले के साथ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड वापस शिफ्ट इस पे होगा। तो इसका जो आखिरी स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस फिनोमेनन इज रेजोनेंस। अब जब हम इसका हाइब्रिड बना लेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना लेंगे, अब देख लीजिए, अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं, आउट ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स ओनली 1 स्ट्रक्चर कंटेन्स डबल बॉन्ड व्हाइल एज रेस्ट ऑफ द 3 कंटेन सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है इस बॉन्ड का जो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर होगा, ना तो वो 1 होगा ना तो 2 होगा, वो 1 और 2 के बीच में होगा। इट मीन्स इट विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड। एंड सेम इज केस विद द रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड हर जगह होगा। लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड के साथ साथ एक और बात इसमें हो रही है, अब देख लीजिए नेगेटिव चार्ज फिक्स्ड नहीं है, दिस 3 नेगेटिव चार्जेस इक्वली शेयर्ड बाय ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम्स। अब देख लीजिए, हर किसी केस में, हर किसी स्ट्रक्चर में खाली एक ऑक्सीजन न्यूट्रल है, बाकी 3 पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब है दिस -3 चार्ज इज शेयर्ड बाय ऑल द 4 ऑक्सीजन। अगर टोटल चार्ज -3 है, इसको 4 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, तो एक पे जो शेयर आएगा वो होगा -3/4। ठीक है, तो अगर आप -3/4 को सॉल्व कर लेते हो तो ये आ जाएगा -0.75। ठीक, तो इसका मतलब है इसमें जो ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज डेवलप होगा वो होगा -0.75। ठीक है, तो इसमें फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस होता है। फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर को एवरेज बना देता है। इट्स नॉट 1, इट्स नॉट 2, इट इज बिटवीन 1 and 2। बॉन्ड लेंथ इज नीदर डबल बॉन्ड लेंथ नॉट सिंगल बॉन्ड। ये एवरेज बनाता है बॉन्ड लेंथ को भी, बॉन्ड ऑर्डर को भी। उस वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज गेट इज डीलोकलाइज्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन पे जो शेयर आ जाएगा वो होगा -3/4 एंड दैट कम्स आउट टू बी -0.75। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड वन। Let's go to question number 3. In nitrate ion, the number of bond pairs and lone pairs of electrons present on nitrogen atom are. ठीक है, अगर अभी का तरीका हम ऑक्सो एनाइन वाला तरीका यूज करेंगे, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +5 है। तो जनरली स्पीकिंग क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? आंसर इज नो। Nitrogen is a second period element and second period element cannot make 5 bonds. इसका coordination number 4 से exceed नहीं कर सकता because the total number of orbitals available on second period element is only 4. तो नाइट्रोजन भले ही ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है, लेकिन it cannot make more than 4 bonds. It cannot extend its valency beyond 4. तो 4 ही बॉन्ड्स बना रहा है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट +5 क्यों आ रहा है? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इसका जो एक बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है, ये होगा तीसरा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम से एक्सप्लेन हो जाएगा। इट्स N डबल बॉन्ड O, ये आएगा +2, यह आएगा +1 और यह आएगा +2। ऑक्सीडेशन स्टेट +5, बट The total number of bonds surrounding nitrogen is only 4. अब देख लीजिए, नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव, ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर हम इसका आयनिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसका आयनिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन सकता है। ये नेगेटिव है। जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की आयनिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो डोनर एटम पे आता है फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर एटम पे आता है फॉर्मल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इफ यू गो टू द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। लुक एट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन यूज्ड, 1 2 3, और ये दोनों नाइट्रोजन के हैं तो 5 के 5 यूज हो चुके हैं, तो लोन पेयर कोई नहीं होगा। अब जरा इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5 में से 4 यूज तो हो रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब एक कम हो चुका है। सो दोनों केसेस में इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, सो लोन पेयर 0 है। अब
bonding electrons देख रहा है. The number of bond pairs and lone pairs of electrons on nitrogen atom are bond pairs. Bond pair मतलब simply कितने bonds बना रहा है. तो central atom 4 bond बना रहा है, तो 4 bond pairs होगा, और lone pair कोई भी नहीं है. तो इसका मतलब है इसका correct option होगा 4. That's 4 and 0. That's total number of bond pairs surrounding nitrogen is 4 and total number of lone pairs on nitrogen, not overall. Overall तो है lone pairs, लेकिन nitrogen पे कोई भी lone pair नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 40. Now let's move to the next one. In which of the following molecules or ions all the bonds are not equal? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सारे बॉन्ड्स एक जैसे नहीं है? ठीक है. If we take all these cases, central atom is same, surrounding atoms are also same. It seems that the bonds should be same in every case. But if we go to the first one, xenon tetrafluoride, इसका स्टीरिक नंबर होगा 4 + 0. सॉरी, नॉट 4 + 0. xenon के 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है, 8 में से 4 यूज हो चुके हैं, तो 4 अभी भी बचे हैं, तो इसका मतलब 4 + 2. अगर मैं 4 + 2 की बात कर लेता हूं, तो xenon की जो शेप बनने वाली है, इसमें 2 लोन पेयर्स हो गए, और 2 लोन पेयर्स को ऐसे रख लेते हैं, बाकी 4 जगह फ्लोरीन होगा. This shape is called a square planar shape, hybridization sp3d2, 4 + 2. BF4 negative steric number इसका बनेगा 4 + 0, 4 sigma bonds, no lone pair. तो इसकी शेप बनेगी टेट्राहेड्रल. BF4 नेगेटिव, इस तरीके से टेट्राहेड्रल, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओवरऑल, और ये नेगेटिव चार्ज रिजाइडिंग ऑन द बोरॉन. ठीक है. C2H6, दिस इज ईथेन. ईथेन का जब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, both the carbon are sp3 hybridized having tetrahedral shape. ठीक, ये है ईथेन. एंड SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, स्टीरिक नंबर फिर से 4 + 0 आएगा, फ्लोरीन 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 टेट्राहेड्रल. और यहां पे भी कार्बन का स्टीरिक नंबर बनता है 4 + 0 टेट्राहेड्रल. अब देख लेते किस में बॉन्ड्स एक जैसे नहीं है. इफ यू look at the xenon tetrafluoride, all the fluorine are present at the corners of square and 2 lone pairs are there. तो सारे के सारे बॉन्ड्स जो है उनकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी, आइडेंटिकल बॉन्ड्स है, सो ऑल द बॉन्ड्स आर सेम. इफ यू टेक BF4, इसमें जो फ्लोरीन है that are present at the corners of regular tetrahedron, it has got tetrahedral geometry. ठीक है. तो हर फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एवरी फ्लोरीन आइडेंटिकल, इसका मतलब सारे के सारे बॉन्ड सेम है. इफ आई गो टू द लास्ट वन, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, बिल्कुल टेट्राहेड्रॉन है, ऑल द फ्लोरीन 4 फ्लोरीन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. सिलिकॉन फ्लोरीन हर किसी के इसमें सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है, तो एवरी बॉन्ड इज सेम. लेकिन ईथेन में ऐसा क्या प्रॉब्लम है? ईथेन में कार्बन पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हैं वो सारे सेम है, लेकिन इन एडिशन टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वी हैव आल्सो कार्बन कार्बन बॉन्ड. तो इसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स है. एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो 6 है, और 6 के 6 सारे सेम है. लेकिन in addition to those 6 bonds, we have got also one more bond, that is carbon-carbon single bond. So carbon-carbon bond and carbon-hydrogen bond are not same. तो इसका मतलब इसमें 2 टाइप के bonds है. As a result of that, this is the only molecule जिसमें सारे bonds एक जैसे नहीं होंगे. ठीक है. तो since it is if it would have been CH4 methane, then all the bonds would have been same. क्योंकि इसमें 2 कार्बन है. As a result of that, it will have 2 types of bonds, carbon carbon and carbon hydrogen. So the correct option इसका जो है that C2H6. Let's move to the next question. Statement based question है. Which of the following statements are correct? जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है? अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल है. हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल. अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की होती है, इनर्ट गैसेस की होती है, बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो ग्रुप 18 की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है, पहली बात. अब ग्रुप 18 में अंदर से किसकी सबसे ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है साइज पे.
जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सो आउट ऑफ ऑल द नोबल गैसेस हीलियम हैज गॉट स्मॉलेस्ट साइज। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, आउट ऑफ ऑल द नोबल गैसेस हीलियम हैज गॉट द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, और नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेट्स गो टू द सेकंड वन। क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। ठीक है, जब हम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं गैसियस स्टेट में, इट गिव्स क्लोरीन नेगेटिव। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट एनर्जी रिलीज इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट थर्मोडायनेमिकली वी कॉल्ड इट एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंस दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इस वजह से हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अराउंड 348 किलो जूल्स पर मोल। ये मैं डेटा आपको दे रहा हूं, आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, हम इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। फ्लोरीन गैस को फिर से जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ये देगा फ्लोरीन नेगेटिव, फिर से डेल्टा EgH का वैल्यू जो होता है इसमें होता है -329 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, नाउ ऑब्वियस फ्रॉम द डेटा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, ज्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब है क्लोरीन में एनर्जी रिलीज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। अब इसमें एक डाउट आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा उस एलिमेंट में होगा जिसका अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्टिंग पावर की बात कर लेते हैं तो फ्लोरीन का अट्रैक्टिंग पावर क्लोरीन से ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ठीक, तो होना चाहिए ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का, लेकिन होता है क्लोरीन का। वजह क्या होता है? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये याद रखिएगा। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें जो साइज फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सपोर्टिंग फैक्टर नहीं बनता, वो अपोजिंग फैक्टर बनता है। इनका साइज अपनी रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में सबसे छोटा होता है। दे हैव गॉट ओनली 2 शेल्स। तो जब सेकंड पीरियड एलिमेंट में मान लीजिए सेकंड पीरियड एलिमेंट को मैं ए से इंडिकेट कर लेता, जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साइज बहुत छोटा है, ओनली 2 शेल्स है, सो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए जो साइज का फैक्टर है वो सपोर्टिंग होने के बदले अपोजिंग बनता है। दैट डज नॉट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट डज नॉट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस वजह से फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा होना चाहिए था फ्लोरीन का, लेकिन होता है क्लोरीन का। सिमिलरली ऑक्सीजन सल्फर में ज्यादा होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन सल्फर का होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस में ज्यादा नाइट्रोजन का होना चाहिए, लेकिन होता है फास्फोरस का। कार्बन सिलिकॉन में ज्यादा कार्बन का होना चाहिए, लेकिन सिलिकॉन का होता है। बोरान एल्यूमिनियम में भी एल्यूमिनियम। इन शॉर्ट आई विल से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पीरियड 3 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पीरियड 2। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा तो फ्लोरीन का होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन के बदले क्लोरीन होता है, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो डिक्रीज हो जाती है। लेट्स गो टू द सेकंड स्टेटमेंट। क्लोरीन हैज गॉट लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नो, this statement is incorrect. It should have been more negative electron gain enthalpy. तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Let's go to third. Mercury and bromine are liquids at room temperature. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्रोमीन हेलोजन फैमिली में ब्रोमीन इज द ओनली एलिमेंट दैट एग्जिस्ट्स इन द लिक्विड फॉर्म। फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सब्लिमेबल सॉलिड होता है। एंड मर्करी मेटल्स में तो हार्ड फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है। मर्करी इज द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो मर्करी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। In any period, atomic radius of alkali metals is the highest. जब हम across the period जाते हैं, atomic size decreases, तो इसका मतलब है ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स का जो साइज होता है वो रेस्पेक्टिव पीरियड्स में सबसे ज्यादा होता है। तो
तो एल्कली मेटल्स एटॉमिक रेडियस इज द हाईएस्ट इन एनी पीरियड, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो एल्कली मेटल्स का साइज रेस्पेक्टिव पीरियड्स में सबसे ज्यादा होता है. सो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, 4 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर आल्सो करेक्ट. सो करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो है 1, 3 एंड 4. दैट्स ऑप्शन थर्ड, 1, 3 एंड 4. ठीक. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following have identical bond order? Identical bond order, molecular orbital theory का क्वेश्चन है. बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. तो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होना चाहिए सेम. तो ऑन द बेसिस ऑफ MOT वी कैन से isoelectronic species have same bond order because bond order depends upon the number of electrons. तो जिनका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट सेम होगा, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज सेम मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर? लेट्स गो विद दैट. Cn नेगेटिव, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, नेगेटिव का 1, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 14. डन. NO, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, पॉजिटिव का मतलब एक कम, 15 - 1 दैट्स फिर से 14. O2 नेगेटिव, तो ये आएगा 2 × 6 12, ऑक्सीजन का 12 नहीं सॉरी 16. 8 2 16 -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, टोटल आ जाएगा 17. O2 डाई नेगेटिव, तो ये आएगा 16, डाई नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, 16 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18. ठीक है. अब इनमें से जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा. अब देख लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है. ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा. 14 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के केस में 14 इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा. तो फर्स्ट एंड सेकंड विल हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर. सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. CO is isoelectronic with, obvious बात है, अभी तक यही क्वेश्चन हम कर रहे थे. CO में इनमें से किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? तो पहले CO में अगर हम इलेक्ट्रॉन का काउंट देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 + 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14. अब इनमें से जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनको वो हो गए आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CO. अब अगर नाइट्रोजन का देखेंगे 7 + ऑक्सीजन 8 - 1, तो ये बनता है 14. तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बैठ रहा है. नाइट्रोजन 7 × 2 फिर से हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. SnCl2, टिन बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली. अब टिन का एटॉमिक नंबर जनरली आपको याद नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं. टिन बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड. ठीक है. कार्बन का एटॉमिक नंबर सभी को पता है, एटॉमिक नंबर 6. 6 को 8 ऐड कर दीजिए 14. 14 को फिर 18 ऐड कर दीजिए 32. ठीक है. 32 को फिर 18 ऐड कर दीजिए, ये बनेगा 50. 50 को 32 ऐड कर दीजिए, ये खुद ब खुद आ जाएगा 82. 82 को 32 और ऐड कर दीजिए, बनेगा 114. दैट्स अनकॉर्डियम. ठीक है. तो अब मुझे टिन का एटॉमिक नंबर चाहिए. टिन का एटॉमिक नंबर 50 है, तो अगर हम यहां लगाएंगे 50 प्लस क्लोरीन का 17 × 2 हो गया 34, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बनता है 84. डन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस ऑक्सीजन 8 2 16, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का काउंट 23 आ जाएगा. ठीक. आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 है. इसका मतलब है NO पॉजिटिव एंड N2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन मोनोऑक्साइड. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड. और ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसका मतलब NO पॉजिटिव, N2 एंड CO टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट सेम है. इसका मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा और इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following species have same shape? इनमें से किन की शेप सेम होगी? उसके लिए हमें स्टीरिक नंबर निकालना पड़ेगा.
जिनका स्टीरिक नंबर परफेक्टली सेम होगा, नॉट टोटल स्टीरिक नंबर। सिग्मा बॉन्ड्स सेम होने, चाहे लोन पेयर सेम हो गए, उनकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। अगर हम स्टीरिक नंबर की बात कर लेंगे, अगर स्टीरिक नंबर x प्लस वाई है, दूसरे का स्टीरिक नंबर फिर से x प्लस वाई आ रहा है, तो इनका सिग्मा बॉन्ड्स का काउंट भी सेम है, लोन पेयर का काउंट भी सेम है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों सेम होगा। लेकिन अगर टोटल स्टीरिक नंबर ऐड करके, अगर दो स्पीशीज है, मान लीजिए एक का 3+1 आ रहा है, दूसरे का 4+0 आ रहा है, तो टोटल इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इनकी खाली हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, शेप सेम नहीं होगी। तो शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम तभी होगे जब दोनों का स्टीरिक नंबर सेम होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड्स भी सेम होने चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए। यानी जिन दो स्पीशीज का स्टीरिक नंबर 3+1 दोनों का सेम आएगा, इनकी शेप सेम होगी, या दोनों का आना चाहे 4+0 इनकी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप दोनों सेम होगी। लेकिन अगर टोटल खाली सेम आ रहा, देन हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली सेम बट नॉट द शेप। लेट्स गो विद दिस। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टीरिक नंबर अगर हम देखेंगे दैट विल बी 2+0, सिग्मा बॉन्ड्स 2 है, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, तो इसका लोन पेयर होगा 0। CCl4 स्टीरिक नंबर इट इज 4+0। ठीक है, यू हैव गॉट डिफरेंट वेज टू डिटरमाइन स्टीरिक नंबर। O3 ओजोन, ओजोन में आप ऐसे लिख सकते हो OO2, इससे स्टीरिक नंबर निकाल सकते हो, सो इट इज 2+1। ठीक है, ऑक्सीजन यहां से बना लेता है एक के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, तो 6 में से 4 यूज हो गए, एक बचा 2+1। NO2 नेगेटिव, इसका भी स्टीरिक नंबर बनेगा 2+1। देख लेते कैसे, तो यहां पे 2 ऑक्सीजन है, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक के साथ डबल बॉन्ड, 4 यूज हो गए, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स का काउंट अगर हम देख लेंगे वो 6 है, तो 6 में से अगर 4 यूज हो रहे हैं तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, दैट्स NO2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये बनता है स्टीरिक नंबर ऑफ NO2 नेगेटिव। तो अगर आप इनमें सभी में देखेंगे, इसका 2+0 है, इसका 4+0 है, इसका 2+1 है, इसका 2+1 है, सो थर्ड ऑप्शन यानी ओजोन एंड NO2 नेगेटिव दोनों का स्टीरिक नंबर 2+1 आ रहा है, तो टोटल 3 बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और दोनों की जो शेप होगी दैट इज बेंट V और एंगुलर। तो इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, सो दैट्स ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये तरीके है जिस तरीके से आप क्विकली क्वेश्चंस कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following statements are correct about carbonate? कार्बोनेट एक ऑक्सो आयन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लेकिन उसके लिए हमें कार्बोनेट का पहले लिव स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट करना होगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +4 है। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 2 3। 4 बॉन्ड्स कैसे बना लेगा? एक के साथ डबल बॉन्ड और बाकी 2 के साथ सिंगल बॉन्ड। जिनके साथ सिंगल बॉन्ड होगा उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये बनेगा कार्बोनेट। सिंस इसमें नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन है, देयर विल बी फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस, तो इसमें रेजोनेंस होगा। तो जब हम रेजोनेंस दिखाएंगे बारी बारी से हर किसी के साथ हमें डबल बॉन्ड बनाना होगा। यहाँ पे होगा सिंगल बॉन्ड, अब इधर बनेगा डबल बॉन्ड, इधर बनेगा सिंगल बॉन्ड, ये होगा नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ से एक और बना सकते हैं, ये होगा कार्बन, ये होगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ से होगा डबल बॉन्ड, यहाँ से होगा सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव नेगेटिव। अब अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हर बॉन्ड होगा पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज कितना एक ऑक्सीजन पे होगा? जैसे फॉस्फेट में हमने किया था, टोटल नेगेटिव चार्ज इज -2 एंड इट इज शेयर्ड बाय 3 ऑक्सीजन, तो एक पे आएगा -2/3 -2/3 -2/3। ये होगा कार्बोनेट का ओवरऑल लेवल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस। नाउ फर्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp2। सेंट्रल एटम कार्बन है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, 4 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, चारों यूज हो चुके, 3+0, तो
टोटल 3 बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक। स्टेटमेंट सेकंड, इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैज 1 CO सिंगल बॉन्ड। इसके जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपने बनाए उसमें से एक CO सिंगल बॉन्ड होगा। नो, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में 2 CO सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड, द एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन इज -2। नहीं, एवरेज हमने निकाला, दैट कम्स आउट टू बी -2/3। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी परफेक्टली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एवरेज फॉर्मल चार्ज -2/3 एंड ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। यस, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स देख के हमें लगता है कि बॉन्ड लेंथ्स एक जैसी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ्स को, बॉन्ड ऑर्डर को एवरेज बना देता है। इफ लुक एट द रेजोनेंस हाइब्रिड, हर बॉन्ड एक जैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसका मतलब बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस कार्बोनेट में हर बॉन्ड एक जैसा है एंड एवरी बॉन्ड हैज गॉट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो एवरी बॉन्ड इज परफेक्टली सेम। इसका मतलब स्टेटमेंट फोर्थ भी करेक्ट है। ठीक है, अब हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कार्बोनेट। सो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट स्टेटमेंट विच आर करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में 2 CO सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, यहां पे एक ही OCO सिंगल बॉन्ड लिखा है। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन इज -2। नो, every oxygen contains formal charge of -2/3। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा है फर्स्ट एंड फोर्थ। ये ऑप्शन नहीं है, 1, 3 नहीं है, 1, 2, 4 ऑल ऑफ दिस। आई थिंक इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 4। स्टेटमेंट 1 and 4 आर करेक्ट। इसको देख लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे 1 और 3 के बदले होना चाहिए 1 and 4। ठीक है, मे बी प्रिंटिंग एरर होगा। इट्स 1 and 4, तो ये हमने कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर लिया है। फिर से अगर हम देखेंगे, पहला hybridization of central atom is sp2 hybridized, perfectly same. Its resonating structure has 1 CO single bonds। आप देख रहे हैं इसमें 2 CO single bonds है और एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एवरेज फॉर्मल चार्ज -2/3 होता है, लेकिन यहां लिखा है -2, ये इनकरेक्ट होगा। ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, डेफिनेटली सारे CO बॉन्ड लेंथ्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इक्वल होती है। या तो इधर कोई मिस्टेक हुआ होगा प्रिंट करने में, या तो ऑप्शंस में कोई प्रिंट मिस्टेक हुआ। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 4। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से? अभी हमने क्वेश्चन किया जहां पे करेक्ट स्टेटमेंट था, यहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन ठीक भी कर लेता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि गलती की, वो करेक्ट स्टेटमेंट्स को मार्क कर लेता है, लेकिन यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को मार्क कर लेना है। ठीक है, तो जो करेक्ट होगा उसको हम टिक करेंगे और जो इनकरेक्ट होगा उसको हम क्रॉस कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, NaCl being an ionic compound is good conductor of electricity in the solid state। Ionic compounds are good conductors definitely, बट कहां पे? मोल्टन एंड एक्वस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते, बैड कंडक्टर्स होते। लेकिन इसने कहा है कि सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर्स होते। इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स डेफिनेटली गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ईदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। Second, in canonical structures there is difference in the arrangement of atoms। Canonical का मतलब होते हैं resonating structures। आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, आपने ऑर्गेनिक में रेजोनेंस डिटेल में पढ़ा होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा। रेजोनेंस के रूल्स होते हैं, उसमें पहला ही रूल है व्हेन यू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट चेंज। एटम्स की पोजीशन, एटम्स की सीक्वेंस होनी चाहिए सेम। लेकिन यहां पे कह रहा है स्टेटमेंट, कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देयर इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नो,
अरेंजमेंट ऑफ एटम शुड रिमेन सेम, जैसे कार्बोनेट में भी हमने देखा, हमने कोई अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज नहीं किया, खाली पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज किया। इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, let's move to third. Hybrid orbitals form stronger bonds than pure orbitals. Yes, this statement is correct. जब हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स करते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड्स बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, एक तो एनर्जी फैक्टर होता है और दूसरा स्टीरिक फैक्टर। दैट स्टीरिक फैक्टर इज लिंक्ड विथ डायरेक्शनल कैरेक्टर। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप का एक्सटेंट होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एज अ रिजल्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड्स बनते हैं दैट आर स्ट्रॉन्गर देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, VSEPR theory can explain the square planar geometry of XEF4. XEF4 को होता है square planar geometry. VSEPR theory obviously है, VSEPR theory is used to explain the shapes and geometries of the molecule. VSEPR theory से ही आप explain कर सकते हो XEF4। तो XEF4 जो है वो स्क्वायर प्लेनर है, पहले भी मैंने लिखा था, वो दो लोन पेयर्स आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 180। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होती है लोन पेयर रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर्स को उस जगह रखना पड़ता है ताकि इनमें रिपल्शन मिनिमाइज हो जाती है। तो इनको रखने के दो ऑप्शंस थे, एक तो 180 डिग्री पे, दूसरा 90 डिग्री पे, लेकिन 180 पे इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा। इस वजह से ये स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री अराइज होती है एंड दिस कैन इजिली बी एक्सप्लेन बाय VSEPR। तो डेफिनेटली है ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन अब हम वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। पहले दो इनकरेक्ट है, तीसरा और चौथा करेक्ट है। इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ये आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Match the species in column first with their geometry or shape in the column second. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक देयर स्टीरिक नंबर, और स्टीरिक नंबर से हमें जियोमेट्री और शेप खुद ब खुद पता चल जाएगी। H3O जब हम इसका स्टीरिक नंबर निकालेंगे दैट विल बी 3+1। ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 में से 3 बॉन्डिंग में यूज हो चुके हैं, तो अभी बचेंगे 3, लेकिन 3 में से 1 निकल चुका है, तो अभी 2 ही बचे, 3+1 स्टीरिक नंबर आ जाएगा। HC ये ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसका स्टीरिक नंबर दोनों कार्बन का आ जाएगा 2+0। एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा, सॉरी यहां से एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पे, तो स्टीरिक नंबर 2+0 बनेगा। ClO2 नेगेटिव, ये ऐसा है ClO2 नेगेटिव। तो ClO2 नेगेटिव का अगर हम स्ट्रक्चर बना लेंगे वो होगा डबल बॉन्ड, एक के साथ सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 में से 3 यूज हो चुके हैं, अभी भी 2 लोन पेयर है, तो इसका स्टीरिक नंबर बनेगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स 2 लोन पेयर्स, इट इज 2+2। NH4 पॉजिटिव, इसका स्टीरिक नंबर बनेगा 4+0। ये है इनके स्टीरिक नंबर्स। अब इनको हम शेप्स के साथ मैच कर लेंगे। 3+1, अगर मैं 3+1 की बात कर लेता हूं, 3+1 टोटल बनता है 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 में जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो मान लीजिए ये A है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन आउट ऑफ द 4 पोजिशन 1 पोजिशन कंटेन्स लोन पेयर। तो अगर हम एक जगह लोन पेयर रखेंगे, बिकॉज इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑल द पोजिशंस आर सेम, सो दिस शेप इज कॉल्ड एज पिरामिडल शेप। इसको हम कहते हैं पिरामिडल शेप। तो इसका मतलब है H3O पॉजिटिव 3+1 जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी शेप होगी पिरामिडल शेप। अब इसको हम पिरामिडल के साथ मैच कर लेंगे। डन। सेकंड है 2+0। 2+0 में हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाती है, और sp में जो जियोमेट्री होती है वो होती है लीनियर, क्योंकि कोई लोन पेयर है ही नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस मॉलिक्यूल विल हैव लीनियर शेप। तो 2+0 को हम ज्वाइन करेंगे लीनियर शेप के साथ। थर्ड वन Cl2O नेगेटिव, इसका स्टीरिक नंबर आ रहा है 2+2। 2+2 टोटल मिला के 4 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है।
तो sp3 में जो जियोमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, एंड ऑल द पोजिशंस आर आइडेंटिकल। दो जगह लोन पेयर रख लेंगे, अगर इधर लोन पेयर रख दिया, इधर लोन पेयर रख दिया, फिर जो ये वाली शेप बनती है, दिस शेप बिकम्स लाइक दिस, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, दिस शेप इज कॉल्ड एज बेंट वी और एंगुलर शेप। तो इसका मतलब है इसकी शेप होगी बेंट वी और एंगुलर शेप। NH4 पॉजिटिव 4 + 0, 4 + 0 4 आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसकी शेप भी होगी टेट्राहेड्रल, तो ये मैच करेगा टेट्राहेड्रल के साथ। सो H3O स्टीरिक नंबर 3 + 1 इट्स पिरामिडल। HC ट्रिपल बॉन्ड C स्टीरिक नंबर 2 + 0, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर। ClO2 negative, steric number 2 + 2, hybridization sp3, but shape will be bent V or angular. NH4 positive, steric number 4 + 0, 4 + 0, hybridization sp3, no lone pair, तो shape and geometry that same, it will be tetrahedral. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द स्पीशीज इन कॉलम 1 विद द बॉन्ड ऑर्डर इन कॉलम 2। तो यहाँ पे राइट साइड से मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उनको हमें मैच करना होगा विद कॉलम 2, दैट इज देयर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में निकालते कैसे है? इट्स NB - NA डिवाइडेड बाई 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंट शॉर्टकट्स है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के, लेकिन शॉर्टकट्स are based on the basic concept of arrangement of molecular orbitals। अगर हम बात कर लेते हैं molecules में up to 14 electrons, we get one type of arrangement of the molecular orbitals, and after 14 electrons we get another type of, because of sp mixing। sp mixing only up to 14 electrons, और 14 electrons के बाद sp mixing नहीं होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर के साथ मैच करना पड़ेगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो तरीका है, इफ यू लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन, पहला जो तरीका हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, पहला ऑर्बिटल होता है सिग्मा 1s, दूसरा होता है सिग्मा स्टार 1s, फिर होता है सिग्मा 2s, देन वी हैव सिग्मा स्टार 2s, देन वी हैव पाई 2px, पाई 2py, then we have sigma 2pz, then we have pi star 2px, pi star 2py, and finally we have sigma star 2pz। लेकिन ये वाला अरेंजमेंट जो है, दिस इज एप्लीकेबल अप टू 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन के बाद जहां sp मिक्सिंग नहीं होता है, सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px, पाई 2py से कम होती है, जो आपने पढ़ा होगा। तो 14 के बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 या 14 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 से ज़्यादा होगा, देन वी गॉट सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन वी हैव सिग्मा 2pz, देन वी हैव पाई 2px, then we have pi 2py, ये डिजेनरेट होते हैं, then we have pi star 2px, then we have pi star 2py, then we have finally sigma star 2pz। बॉन्ड ऑर्डर के साथ मैच करना पड़ेगा। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेंगे। एज फार एज इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड, NO, नाइट्रोजन 7 + ऑक्सीजन 8, तो ये हो गया 15, कार्बन 6 + 8 हो गया 14, O2 नेगेटिव हो गया 8 2 16 + 1 17, और ये हो गया 16। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम शॉर्टकट में किस तरीके से डिसाइड कर लेंगे? इफ वी टेक द फर्स्ट वन, इट इज बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। देन वी हैव गॉट बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स तक जो ऑर्डर बनता है, वो ऑर्डर इस तरीके से बनेगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, देन इसके ऊपर बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, देन एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। दिस इज इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ईदर इक्वल और
लेस और इक्वल देन 14। दूसरा कैटेगरी यही देख लीजिए, इसमें भी फिर से यही ऑर्डर आता है बी ए, लेकिन फिर होता है बी बी देन ए ए, ये दूसरा वाला। यहाँ पे सिग्मा 2p z की एनर्जी कम है और यहाँ पे पाई 2p x पाई 2p y की एनर्जी कम होती है। तो ये बनता है इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14। ठीक, तो जब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा तो किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। जरा फिल कर लेंगे, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक है, तो आगे 8, यहाँ 2 10, ये हो गए 14 और यहाँ आ गए 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स का काउंट इधर हो गया। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में देखिए 2 + 2 हो गया 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग देख लीजिए, 2 और 2 हो गए 4, 4 और 1 हो गया 5, 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2, 10 - 5 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2.5। तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो होगा 2.5। अब जरा 14 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 14 हम इधर यूज कर सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 2 2 2 हो गए 8, 2 2 हो गए 12, 2 हो गया 14। जरा बॉन्डिंग देख लीजिए कितने हैं, 2 और 2 4, 4 और 4 हो गए 8 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 एंड 2 हो गया 4, 10 - 4 बाई 2 हो गया 6 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। ठीक, अब देख लीजिए, इसको थोड़ा शॉर्टकट बना लेते हैं। 14 में बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम टच करता है 3, यहां पे मैक्सिमम टच कर रहा है 3। अब इसके बाद अगर 14 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा, यानी 15 मान लीजिए, 16 मान लीजिए, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज। सो 14 से जब आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे, 14 के बाद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे, बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज। और कितना डिक्रीज होगा, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 0.5। इसका मतलब है 14 पे बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 14 पे होता है 3। ठीक है, और अगर 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा करोगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बॉन्ड ऑर्डर फॉर पर इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज बाय 0.5। मतलब अगर 15 हो गए, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 14 से ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सो बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 0.5। अब 3 के बदले आ जाएगा 2.5। सिमिलर अगर 16 आ जाएगा फिर से 0.5 डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब बॉन्ड ऑर्डर 3 के बदले आ जाएगा 2। सो जितने आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाओगे हर इलेक्ट्रॉन के साथ 0.5 डिक्रीज होगा। एंड सिमिलरली अगर 14 से इलेक्ट्रॉन्स कम भी जा रहे हैं, ये 14 में इलेक्ट्रॉन्स इधर थे, अगर कम जाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर फिर से डिक्रीज हो जाएगा। सो 14 से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओ या कम करो, बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 0.5 पर इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम एट 14 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3। 14 से ज्यादा टोटल इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बने या कम बने, बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 0.5, क्योंकि ज्यादा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो डिक्रीज होगा 0.5, और कम होने से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे, इट विल आल्सो डिक्रीज बाय 0.5। सो 14 मैक्सिमम है 3 पे, और फिर इंक्रीज और डिक्रीज करने से बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। ठीक है, ये है हमारा तरीका जिसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब देखिए 15 14 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो इट विल डिक्रीज बाय 2, 0.5 इट विल बिकम 2.5। 14 मैक्सिमम है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। 17 14 और 17 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो 3 डिफरेंस का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 1.5। अगर 14 में 3 है तो 1.5 डिक्रीज करो, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। ठीक है, 16 14 से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं,
तो इसका मतलब है पर इलेक्ट्रॉन 0.5, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 आ जाएगा। अगर 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो एक कम कर लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 0.5 पर इलेक्ट्रॉन, 2 के लिए एक कम हो जाएगा, 3 - 1 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। तो ये हो गया मैचिंग। ठीक है, तो इसमें ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है। अदरवाइज यू कैन ड्रॉ दिस, जैसे मैंने बना लिया। सो 14 पे बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है 3। इंक्रीज और डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस बॉन्ड ऑर्डर बाय 0.5 पर इलेक्ट्रॉन। आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। फिर से अगर हम इस मैच पे जाएंगे, 14 से एक ज्यादा है, तो ज्यादा होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 0.5 कम कर लीजिए, तो 3 - 0.5 2.5 आ जाएगा इसका आंसर। 14 बराबर है तो मैक्सिमम 3 पे जाएगा। 14 फिर 17 है, 17 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो पर इलेक्ट्रॉन का 0.5 है, 3 का 1.5 आ जाएगा। 3 - 1.5 तो आंसर इज 1.5। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिक्रीज करना होगा 0.5 दैट्स 1, 3 - 1 आंसर इज 2। तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Match the items given in the column 1 with the examples given in column 2. अब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड, रेजोनेंस, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, कार्बन, लिथियम फ्लोराइड, HF, थर्ड इज ओजोन। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन मैचिंग बड़ा अच्छा है। हाइड्रोजन बॉन्ड, hydrogen bond is a special type of interaction that arises when hydrogen is present between highly electronegative elements. और उन highly electronegative elements में generally 95% ज़्यादा cases में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी हाइड्रोजन should be attached to one of these 3 elements. अब ज़रा ऑप्शंस में देख लीजिए, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ लिथियम और फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ ओजोन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है, क्या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है? डेफिनेटली इट्स अटैच विथ फ्लोरीन। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड इन 4 में से खाली एक में होगा, दैट इज HF। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल इस तरीके से हो रही है, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, दैट लोन पेयर गेट्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ HF। ठीक, so this hydrogen is present between 2 highly electronegative elements, that's fluorine, fluorine. As a result of that, this molecule will show hydrogen bonding. Second, resonance. कार्बन एक ही एटम है, रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। लिथियम फ्लोराइड्स, आयनिक कंपाउंड्स में जनरली रेजोनेंस नहीं होता है। अगर हम रेजोनेंस की बात कर लेंगे, दैट्स ओजोन। अब कैसे ओजोन? ओजोन का स्ट्रक्चर जब हम बना लेते हैं, इट्स O डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, या इसका आयनिक रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे बना सकते हो, एक के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब देख लीजिए इसका रेजोनेंस किस तरीके से आ जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर्स हो गए, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन में है। अब ये डबल बॉन्ड इधर से बन सकता है, सिंगल बॉन्ड इधर से बन सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओजोन कैन हैज टेंडेंसी टू शो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस अगर होगा वो खाली ओजोन में होगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जब इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर सिंगल बॉन्ड होगा, इसका मतलब ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर जो है ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। ओजोन में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट्स 1.5। हाँ 1.5 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सॉरी डिवाइडेड बाय रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड्स 3 है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 2 बनेंगे। पहले में इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, दूसरे में इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा, 3/2 दैट कम्स आउट टू बी 1.5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ओजोन। सो रेजोनेंस खाली किस में होगा? दैट्स ओजोन में। थर्ड, आयनिक सॉलिड। इनमें एक ही टाइप का कंपाउंड जो आयनिक है दैट इज लिथियम फ्लोराइड। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कोवैलेंट सॉलिड, जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बट उसमें जो बॉन्डिंग होनी चाहिए दैट इज कोवैलेंट। ऑलरेडी पी ब्लॉक में हमने ये केस किया। कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एज वेल एज फ्लोरीन्स, जहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की वजह से तो ये बॉन्ड्स कोवैलेंट होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई ऑल द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, बट बॉन्ड्स जो कि कोवैलेंट है इस वजह से इनको नाम देते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
हाइब्रिडाइजेशन मैच करनी है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टीरिक नंबर बना लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन खुद ब खुद आ जाएगा। SF4 स्टीरिक नंबर बनेगा 4 + 1, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं तो एक लोन पेयर आ जाएगा। I5 5+, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 में से 5 यूज हो गए, अभी 2 बचे हैं तो एक लोन पेयर होगा 5 + 1। NO2 पॉजिटिव 2+, सिग्मा बॉन्ड 2 ही हो गए जितने सराउंडिंग एटम्स है। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल 5 होते हैं, 5 में से एक निकाल दीजिए, 4 बचे हैं, 4 यूज हो चुके हैं, 2 + 0। NH4 पॉजिटिव तो स्टीरिक नंबर बनेगा 4 + 0, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 वैलेंस, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव का मतलब एक कम हो चुका है तो कोई लोन पेयर ही नहीं होगा, 4 + 0। 4 + 1 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d बी के साथ मैच करेगा। 5 + 1 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। 2 + 0 2, दैट्स sp हाइब्रिडाइजेशन, एंड 4 + 0 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये होगा इनका स्टीरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन का मैच। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन है डेफिनेटली, बड़ा अच्छा सवाल। Among the two OH bonds in water molecule, the energy required to break the first OH bond and the another OH bond is same. जब हम वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर कंटेन्स 2 OH बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर इसमें है। जब हम पहला बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, इट बिकम्स OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आ गया। फिर जब हम दूसरा बॉन्ड निकाल इसमें तोड़ लेते हैं OH नेगेटिव, इट बिकम्स O डाई नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट, दोनों में बॉन्ड तो ब्रेक सेम हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट दोनों में सेम नहीं है। देखो कैसे, इसमें 2 लोन पेयर्स है, जब एक बॉन्ड टूट जाएगा इसमें एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर आ जाएगा, 3 लोन पेयर्स। सिंस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज एज अ रिजल्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस सेकंड बॉन्ड इज नॉट सेम टू दैट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड। पहला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अगर सपोज हमें x किलोजूल चाहिए, लेकिन दूसरे केस में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स का जो एनवायरनमेंट है वो पहले जैसा नहीं रहा, इसमें अब लोन पेयर एक और एक्स्ट्रा आ गया, बॉन्ड कम हो गया। इसका मतलब दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो x से डिफरेंट होगा, ठीक है। वो x से ज्यादा होगा कि कम होगा, लीव दैट असाइड, लेकिन x बराबर नहीं होगा, x से डिफरेंट होगा। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक फर्स्ट एंड सेकंड बॉन्ड विल नॉट बी सेम, दैट विल बी टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो assertion कह रहा है among the 2 OH bonds in water molecule the energy required to break the first OH bond and another OH bond is not same. No, it is different. हाँ, फिर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को जब डिफाइन करते हैं, we take it as average. अगर पहले में x चाहिए दूसरे में y चाहिए, देन एवरेज हम लेंगे x + y/2। लेकिन फर्स्ट और सेकंड को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी नहीं चाहिए, दे रिक्वायर डिफरेंट एनर्जीज। इसका मतलब assertion is incorrect। जरा रीजन देख लेते। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट around oxygen is the same even after the breakage of one bond. No, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे 2 ही लोन पेयर्स थे, यहाँ 3 लोन पेयर्स आ रहे हैं, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ एक ही बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो रहा है। इसका मतलब है ये जो रीजन है ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सो दोनों के दोनों फॉल्स है। assertion is false, reason is false। इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 4th, assertion और रीजन बोथ आर फॉल्स, तो करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। तो इसमें दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी नहीं चाहिए, भले ही दोनों बॉन्ड्स एक जैसे OH बॉन्ड्स है, बट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सराउंडिंग ऑक्सीजन इज टोटली डिफरेंट। इस वजह से इसका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल, ये उन कंपाउंड्स में होगा जिन कंपाउंड्स में 2 ग्रुप्स होंगे और दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। एंड नंबर सेकंड, फॉर दैट मैटर द कंपाउंड शुड बी प्लेनर, और इसमें रिंग फॉर्मेशन बनती है। रिंग्स मेनली 5 और 6 मेंबर रिंग्स बनती है। ये कंडीशंस है, 2 ग्रुप्स होने चाहिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ सकते हैं। नंबर सेकंड, कंपाउंड शुड बी प्लेन, जो 2 ग्रुप्स है एक ही प्लेन में होने चाहिए ताकि एक दूसरे के नजदीक आ जाए। एंड नंबर थर्ड पॉइंट इज दैट इसमें रिंग फॉर्मेशन होता है 5 और 6 मेंबर रिंग। पहला कंपाउंड है फिनॉल। फिनॉल इज लाइक दिस। इसमें OH एक ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में ऐसा कोई और ग्रुप नहीं है जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। सो फिनॉल इज नॉट गोइंग टू बी द ऑप्शन। सेकंड इज पैरानाइट्रोफिनॉल। इट्स पैरानाइट्रोफिनॉल, यह है OH और यहां NO2 है।
इसमें OH और NO2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बट दे आर एट एन एंगल ऑफ 180 अपार्ट टू ईच अदर। इस वजह से एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। देन इफ वी टेक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, थर्ड ऑप्शन, इट्स OH, देन वी हैव NO2। NO2 इस तरीके से हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ H को हटा देता हूँ, ये H इस तरीके से होगा। सिंस दिस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिटवीन टू ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाएगा, सेम प्लेन में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दोनों सेम प्लेन में है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये वाला H इन दो ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, देयर इज फिनोमेना ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दोनों एडजेसेंट पोजिशन पे है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हो सकता है। लेट्स टेक मेटानाइट्रोफिनॉल, इट्स OH एंड NO2। यहाँ पे भी दो ग्रुप्स तो मौजूद है, लेकिन दो ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा बन जाती है, इस वजह से मेटानाइट्रोफिनॉल में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ पॉसिबल इन ओनली वन केस, दैट इज थर्ड वन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। Let's move now to next. Which among the following statements is correct regarding resonance? जब resonance compounds में होता है तो इनमें से कौन सा statement correct है? The canonical forms have real existence. No. Resonance is a theoretical concept. इसमें theoretical concepts आ जाते हैं, कोई real existence नहीं होती. We cannot isolate any structure like resonating structure. तो एक theoretical phenomenon है, तो पहला statement incorrect है. They don't have real existence. There is an equilibrium between the canonical forms. Equilibrium तभी possible हो जाता है जब real existence होगी, ठीक है। इस वजह से ये वाला statement भी incorrect है। Resonance averages the bond characteristics as a whole. Definitely ये वाला statement correct है। जैसे कि हमने कार्बोनेट में भी देखा, कार्बोनेट का अगर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो वो स्ट्रक्चर आ जाता है ऐसा, CO3 नेगेटिव। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें दो टाइप के बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब हम इसका रेजोनेंस देख लेते हैं, रेजोनेंस की वजह से हर बॉन्ड आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसका मतलब है न तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा ना तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, ये 1 और 2 के बीच में है, तो बॉन्ड ऑर्डर को एवरेज कर लेता है। बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी ना तो डबल बॉन्ड लेंथ होगी, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ को भी एवरेज कर लिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी एवरेज कर लिया, तो बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, चाहे बॉन्ड ऑर्डर हो, बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड एनर्जी हो, इनको एवरेज कर लेता है, ठीक है। फोर्थ, द एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इज लेस देन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। नो, आउट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स मोस्ट स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड से ज़्यादा होती है, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दैट इज द मोस्ट स्टेबल। तो इसका मतलब है अगर रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और बाकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी उससे कम होती है, यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। सो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी लेस नहीं मोर होती है। तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। आउट ऑफ ऑल द फोर स्ट्रक्चर, आउट ऑफ ऑल द फोर स्टेटमेंट्स, इट्स स्टेटमेंट नंबर 3 दैट्स परफेक्टली करेक्ट। कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, थ्योरेटिकल फिनोमिनन है। कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम तब एग्जिस्ट करता है जब ये रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ, रेजोनेंस बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एवरेज करता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, एंड एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लीस्ट but not more. As a result of that, only third option is the correct option. Let's move to the next one. Which arrangement of electrons is most stable in the following? इनमें से कौन सा electronic arrangement stable है? If you look all the three molecules, ये molecule है ClF3. इसका स्टीरिक नंबर बनता है 3 bonds plus 2 lone pairs. 3 plus 2 हो गया 5. Hybridization sp3d. Done. sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर सेंट्रल एटम A है, इसकी जियोमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो टाइप की पोजीशंस होती है। इन पोजीशंस को कहते हैं एक्सियल पोजीशंस, और बाकी 3 को कहते हैं, इन पोजीशंस को कहते हैं इक्वेटोरियल। दिस इज एक्सियल पोजीशन, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वेटोरियल, ठीक है। अब इस टाइप की ज्योमेट्री में लोन पेयर कहाँ रखते हैं और बॉन्ड पेयर कहाँ रखते हैं? लोन पेयर हम उस जगह रखते हैं जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बिकॉज लोन पेयर इज एस फाइल, एस लविंग। तो लोन पेयर की स्टेबिलिटी वहाँ ज़्यादा होगी जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और जब हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं ऑन द बेंट्स ऑफ बेंट्स रूल के बेसिस पे,
Bent's rule states that equatorial positions have more S character and axial positions have less S character or more P character. तो S कैरेक्टर ज्यादा होता है एक्शियल पोजीशंस पे और S कैरेक्टर ज्यादा होता है इक्विटोरियल पोजीशंस पे और P कैरेक्टर ज्यादा होता है एक्शियल पोजीशंस पे. अब लोन पेयर को किस जगह रखना है? लोन पेयर को उस जगह रखेंगे जहां पे S कैरेक्टर ज्यादा, और वो कौन सी पोजीशन है? इक्विटोरियल. लुक एट दिस. इन फर्स्ट केस बोथ आर प्रेजेंट एंड इक्विटोरियल पोजीशंस, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है. इसमें से एक इक्विटोरियल और एक एक्शियल पे है, ठीक है. दूसरा दोनों के दोनों है एक्शियल पोजीशन पे, दिस इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है. एंड फोर्थ इज ऑल आर इक्वली स्टेबल, नो. तो लोन पेयर दोनों के दोनों उस पोजीशन पे होनी चाहिए जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और एस कैरेक्टर कहां ज्यादा होता है? इक्विटोरियल पोजीशन पे. इसका मतलब है दिस फर्स्ट अरेंजमेंट इज द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट. तो लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हम उस जगह रखते हैं जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, और एस कैरेक्टर बेंट्स रूल के बेसिस पे ज्यादा होता है एट इक्विटोरियल पोजीशन. सो लोन पेयर शुड बी केप्ट एट द इक्विटोरियल पोजीशन पे. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19. Which among the following features of hybridization is correct? Hybridization is a theoretical phenomenon. What are the characteristics associated with the hybridization? वो देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Pure atomic orbitals are more effective in forming stable bonds than hybrid orbitals. It is nonsense statement. ज्यादा स्टेबल बॉन्ड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, क्योंकि इनका जो इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का वो ज्यादा होता है, बोथ एनर्जेटिकली एज वेल एज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इफेक्टिव ओवरलैप ज्यादा होता है देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में आ जाते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. दैट्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए s और px py pz, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 ही बनेंगे. सो हाइब्रिड और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग इज ऑलवेज सेम, लेकिन इसने कहा इज नॉट ऑलवेज इक्वल. इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. The hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. Definitely ये वाला स्टेटमेंट सही होता है. हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं उनकी एनर्जी और उनकी शेप सेम होती है, दे आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप एक ही जैसी होती है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप होती है पियर शेप, एक लोब बड़ा दूसरा लोब छोटा. सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन द बिगर लोब, इस वजह से इफेक्टिव ओवरलैप बनता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बॉन्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होता है, एनर्जी सेम होती है, शेप सेम होती है. इस शेप को हम नाम देते हैं पियर शेप. तो स्टेटमेंट थर्ड इज प्योरली करेक्ट स्टेटमेंट. दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल नेचर. नो, अब खुद देख रहे हो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में होती है एंड ओवरलैपिंग डायरेक्शन में होती है. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन इसने कहा है नॉन डायरेक्शनल, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. सो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज थर्ड स्टेटमेंट. ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. BF3 plus ammonia gives BF3NH3. This reaction is simple Lewis acid base reaction. BF3 स्टीरिक नंबर 3 plus 0. बोरान के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह से बिहेव करेगा एज ए लेविस एसिड, सो इट इज लेविस एसिड. अमोनिया मॉलिक्यूल इन दिस केस स्टीरिक नंबर अगर आप देखोगे अमोनिया मॉलिक्यूल का इट इज 3+1, यानी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है. सो नाइट्रोजन पेयर लोन पेयर होने की वजह से बिहेव करेगा एज ए लेविस बेस. So in this case, ammonia behaves as Lewis base and BF3 behaves as a Lewis acid. So nitrogen will donate an electron pair to BF3 boron. As a result, there will be Lewis acid base reaction. अब ये जो addition compound बनता है तो इसका structure कुछ इस तरीके से होगा. BF3 NH3 बनाता है coordinate bond. तो इसका अगर हम आयनिक रिप्रेजेंटेशन देंगे वो आयनिक रिप्रेजेंटेशन होगा नाइट्रोजन पे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज और बोरान पे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज. लुक एट हाउ मेनी बॉन्ड्स आर सराउंडिंग बोरान.
अभी तक खाली 3+0 था, लेकिन अब आ रहा है 4+0। बोरान इज नॉट सराउंडेड नाउ ओनली बाय 3 बॉन्ड्स, को एक एक्स्ट्रा बॉन्ड अमोनिया की वजह से बना है, सो इट इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स, तो स्टीरिक नंबर बनेगा 4+0। तो यहाँ पे बोरान होगा 4+0। ये एक्स्ट्रा बॉन्ड कहाँ से बना? अमोनिया की वजह से, इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट्स स्टीरिक नंबर चेंजेस फ्रॉम 3+0 टू 4+0। 3+0 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, 4+0 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। सो हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन, sp2 टू sp3। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। Which of the following conversions leads to increase in bond order as well as change in magnetic behavior? इनमें से कहां पे मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाएगा, यानी डायमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक बनेगा या पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक बनेगा, और बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? लेट्स गो फॉर दिस। कार्बन C2 टू C2 नेगेटिव, C2 टू C2 नेगेटिव। कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 13। अभी मैं बात कर रहा था 14 पे बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.0। डन। अब अगर हम इसकी बात कर लेंगे, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 है, तो 14 से 2 कम हुए हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 0.5 0.51, सो 3 से घट के आ जाएगा 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 से 1 ही कम है, सो बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 0.5, 3 से घट के आ जाएगा 2.5। सो बॉन्ड ऑर्डर इज चेंजिंग फ्रॉम 2 टू 2.5, सो बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। और दूसरी बात है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर है 2, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। और बॉन्ड ऑर्डर अगर हम मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात कर लेंगे, यहां मैग्नेटिक कैरेक्टर का मैं शॉर्ट कर लेता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय रूट ऑफ n into n plus 2 Bohr magnetons, where n is the number of unpaired electrons। अगर बॉन्ड ऑर्डर आता है 1 2 3 and so on, then magnetic moment will be equal to 0 except 2 cases, 2 केसेस को छोड़ के। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इज 10 और 16, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 10 या 16 होगा, तब मैग्नेटिक मोमेंट 0 के बदले आता है यहां √8, यहां पे भी √8। अदरवाइज ए बॉन्ड ऑर्डर इज 1 2 3, होल नंबर वैल्यू आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब है मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, एक्सेप्ट 2 केसेस 10 और 16 इलेक्ट्रॉन काउंट। नाउ इफ बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल 0.5 1.5 2.5 और so on 3.5, then magnetic moment will correspond to 1 unpaired electron। में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है √3। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। अगर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 2 3 नॉन फ्रैक्शनल, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, एक्सेप्ट 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट √8 होता है और इनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एग्जांपल बोरान एंड ऑक्सीजन की। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ जाएगा, डेफिनेटली इट विल हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक मोमेंट आता है √3। नाउ अब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसका मतलब है इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा √3। अब देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन लीड्स टू इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर गोज फ्रॉम 2 टू 2.5, सो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, सही, ये वाला स्टेटमेंट तो सही जा रहा है। एज वेल एज चेंज इन मैग्नेटिक बिहेवियर, यहां मैग्नेटिक मोमेंट 0 है यानी डायमैग्नेटिक, लेकिन यहां मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √3, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक, सो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है। फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। लेट्स गो टू द सेकंड। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स N2 टू N2 नेगेटिव, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 15। 14 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 15 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, सो बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 0.5, तो 3 के बदले आ जाएगा 2.5। डन। अब देखिए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के बदले डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं,
तो ये कह रहा है इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, इट डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 2.5। अब जरा मैग्नेटिक कैरेक्टर देख लेते हैं। हाँ, मैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ 0 है, यहाँ √3 होगा। सो मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज तो हो रहा है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। लेट्स गो टू द थर्ड वन, इट इज O22, आई थिंक इट शुड बी O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16 और यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17। 16 में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 14 से, आप देख लीजिए 14 से कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, 2। सो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज करना है, यानी बॉन्ड ऑर्डर कहां से कहां डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर 14 से डिक्रीज होके बॉन्ड ऑर्डर 3 से डिक्रीज होके, 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, सो 3 - 1 दैट्स इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 नेगेटिव, अगर मैं O2 नेगेटिव की बात कर ले तो एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है 17। सो 14 से कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, 3 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 0.5 माने 1.5। सो ये डिक्रीज होके आ जाएगा 1.5। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज मूविंग फ्रॉम 2 to 1.5, ये इंक्रीज के बदले डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब जरा मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात कर लेंगे। ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यहां पे हमने कहा था 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है √8, इसका 3, ये दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है और पहला ऑप्शन भी गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। N2 to N2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन फिर से 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। N2 पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का काउंट ओनली 13, सो इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 1। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 14 से, बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज फ्रॉम 3 to 2.5, इसका 2.5 आएगा। 3 to 2.5 बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज हो रहा है। हाँ, मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा, इसका √3 आ जाएगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक कैरेक्टर ठीक बैठ रहा है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। सो ओनली वन ऑप्शन जहां पे मैग्नेटिक कैरेक्टर भी चेंज होगा और बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा, दैट इज C2 to C2 नेगेटिव। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, C2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, सो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0, मैग्नेटिक मोमेंट √3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, now let's move to the next question. Formal charge on nitrogen in NO2 molecule is, नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम NO2 इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लेंगे, NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इधर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के वैलेंस 5 में से 3 यूज हो चुके हैं, अभी भी एक लोन पेयर बचा हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे है, इस पे 2 लोन पेयर्स हो गए और इस पे 3 लोन पेयर्स हो गए। फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स गिवन इन लेविस स्ट्रक्चर, दैट्स सिंपल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड नंबर होता है किसी भी एलिमेंट पे, और जो हम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या तो बॉन्ड्स की फॉर्म में देते हैं या तो लोन पेयर्स की फॉर्म में देते हैं, और उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके हमें फॉर्मल चार्ज 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। नाउ लेट्स गो टू दिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन के वैलेंस 6 है, जरा यहां देख लीजिए 1 2 3 4 और 4 बॉन्ड्स में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 हो गए 6। ऑक्सीजन के वैलेंस भी 6 है, यहां पे भी 6 है, तो फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और हमने कितने दिए हैं, बॉन्ड्स में ऑक्सीजन के 2 है, 3 4 5 6, तो फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा। जरा इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस 6 है, अब देखिए यहां कितने 1 2 3 4 5 6 और बॉन्ड में एक 7 है, तो 6 - 7 आंसर आएगा -1, जो नेगेटिव चार्ज इधर लगा है, तो -1। जरा नाइट्रोजन की बात कर लेंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 में से बॉन्ड्स में कितने 1 2 3 4 5, तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा। हाँ, जब इसमें रेजोनेंस होगा नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, तो इस वजह से जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो यहां से डबल बॉन्ड होगा, यहां से सिंगल बॉन्ड होगा। सो सिंस माइनस नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है, तो दिस इज नेगेटिव चार्ज विच रेजोनेट्स। ऑक्सीजन पे फिर हाइब्रिड में ऑक्सीजन पे बनेगा ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आएगा -1/2 -1/2, क्यों, टोटल चार्ज वाज -1 और ये 2 ऑक्सीजन पे रेजोनेट कर रहा है -1/2 -1/2। अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का नहीं बोला है,
ऑक्सीजन का एवरेज फॉर्मल चार्ज बनेगा -1/2, लेकिन इसने पूछा है नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज अगर आप देखोगे इस पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, इट इज 0, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स पॉसिबल इन PCl5। जरा PCl5 का स्टीरिक नंबर बना लेते हैं, इट्स 5 + 0। 5 + 0 का मतलब इसकी जो जियोमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये होगा PCl3, 4 एंड 5। ठीक है, 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। 90 डिग्री पे कितने एंगल्स हैं अब जरा चेक कर लेते हैं। यू नो दैट एक्सियल और इक्वेटोरियल 90 डिग्री पे, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये एक्सियल इन 3 क्लोरीन के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ये एक्सियल क्लोरीन भी इन 3 इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो यहां से ऊपर से 3 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे और नीचे से भी इस क्लोरीन के भी 3 90 डिग्री एंगल्स बनेंगे। सो टोटल 90 डिग्री पे जो बॉन्ड एंगल्स हो गए वो 6 हो गए, ऊपर के 3 और नीचे के 3। आंसर इज 6। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। हाँ, इसमें इक्वेटोरियल जो एंगल्स होते हैं वो 120 डिग्री होते हैं। सो 90 एक्सियल इक्वेटोरियल एंगल्स होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज। तो इसके लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाना पड़ेगा। तो जब हम कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, देन इसके ऊपर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, देन वी हैव पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन वी हैव सिग्मा 2pz, देन वी हैव पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एंड एट द एंड वी हैव सिग्मा स्टार 2pz। ये बना इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 × 2 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है। अब देख लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले वो ऑर्बिटल्स फिल करते जाएंगे जिनकी एनर्जी कम है। तो स्टार्टिंग विथ सिग्मा 1s, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गए 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गए 8। फिर यहां 2 हो गए 8 + 4 हो गए 12, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए। ठीक है, अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग टोटल 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइडेड बाय 2, 8 - 4, 4/2, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो अगर हम यहां तक बात कर लेंगे, यहां तक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सेम है, इसका मतलब यहां तक बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। ये दोनों के चारों बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, सो उसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से 2 आ जाएगा। सो बॉन्ड ऑर्डर 4 बॉन्डिंग -0 एंटी बॉन्डिंग, खाली ये वाले काउंट कर लेता हूं मैं, 4 - 0/2, बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 2 फिर से। लेकिन जब ये 4 बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई ऑर्बिटल्स में होते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस वजह से इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स होते हैं। बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। नाउ वी हैव गॉट वन मोर कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। जनरल कॉन्सेप्ट है ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए ये ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड। ये वाले जो खाली है इनको अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब जिनकी एनर्जी कम होगी, और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जिनकी एनर्जी कम हो। ऑक्यूपाइड में वो वाले जिनकी एनर्जी कम है उनको लोवेस्ट ऑक्यूपाइड कहते हैं, और जिनकी एनर्जी ज्यादा उनको कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। सिमिलरली अनऑक्यूपाइड में भी लोवेस्ट और हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। अनऑक्यूपाइड में जिसकी एनर्जी कम होती है दैट बिकम्स लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको कहते हैं हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड। सो देयर आर 4 टर्म्स: LOMO,
लोमो का फुल फॉर्म है लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा होमो, होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन वी हैव ल्यूमो, lowest unoccupied molecular orbital, and then we have HUMO, highest unoccupied molecular orbital। अब इसमें से कौन सा पूछा गया है, जरा मुझे बताए। ये ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड, इनमें हाईएस्ट एनर्जी पोजीशन पे कौन से है, ये वाले। इसका मतलब है C2 मॉलिक्यूल में पाई 2px एंड पाई 2px एंड पाई 2py, दे विल बी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑक्यूपाइड वाले, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके ऊपर जितने भी है वो अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है। लेकिन क्या तीनों की एनर्जी सेम है? नो। इनमें सबसे कम एनर्जी पे कौन है? इट इज सिग्मा 2pz। तो ये होगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाले बाकी हो गए हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे टॉप एनर्जी पे ये वाला, इसको हम कहेंगे हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये अनऑक्यूपाइड, ये अनऑक्यूपाइड, लेकिन इसकी एनर्जी कम, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, इसकी एनर्जी ज्यादा, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड। ये भी ऑक्यूपाइड, ये भी ऑक्यूपाइड, तो लोवेस्ट ऑक्यूपाइड ये सिग्मा 1s होगा और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होगा पाई 2px एंड पाई 2py। अब सवाल देख लीजिए, सवाल कह रहा है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड में ये वाले तीन आ रहे हैं, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब सवाल ये है कि ऑक्यूपाइड में से कौन सा लोवेस्ट वाला, तो लोवेस्ट वाला बनता है सिग्मा 2pz। तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा सिग्मा 2pz। इट शुड बी सिग्मा 2pz। तो यहां प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इट शुड बी सिग्मा 2pz। ये होगा सेकंड ऑप्शन। तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, क्योंकि पाई स्टार ये 2pz होना चाहिए, ये भी 2pz होना चाहिए। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड फॉर C2 इज सिग्मा 2pz। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। सिग्मा इज एसोसिएटेड विद 2pz एज यू नो, एंड पाई एसोसिएटेड विद 2px एंड 2py। तो ये 2px नहीं होगा, इट इज pz। तो इसका मतलब आएगा सिग्मा 2pz। तो ये हो गया कार्बन के साथ एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। एट द इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी टचस मिनिमम। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अगर सपोज मैं यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन का, जिसको लीनार्ड जोन्स पोटेंशियल भी कहते हैं, यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर लेते हैं, यहां से हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस प्लॉट कर लेते हैं। जब हम दो एटम्स को इनफिनाइट डिस्टेंस से नजदीक लाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पहले पहले कम ड्रॉप होगा, फिर फाइनल ड्रॉप होगा, एंड फाइनली कुछ ग्राफ इस तरीके का मिलता है। दिस इज द पॉइंट जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक पार्ट होगा, और इस पॉइंट पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा मिनिमम पॉइंट पे। ठीक, अब देख लीजिए, दिस पॉइंट इज बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस पॉइंट पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ। स्टेटमेंट फर्स्ट, एट इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी टचस मिनिमम। बिल्कुल, इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, इस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जरा स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। ऑन ब्रिंगिंग न्यूक्लियर क्लोजर देन द बॉन्ड लेंथ रिजल्ट्स इन सडन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यह है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ लाते हैं। जब हम बॉन्ड लेंथ पे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर आप इनको और ज्यादा नजदीक लाओगे, देन रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेट और अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब हम इनफिनाइट डिस्टेंस पे लाते हैं, ये नजदीक आ जाते हैं, अभी forces of attraction are greater than the force of repulsion. At equilibrium point, force of attraction and forces of repulsion are balancing each other. इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर हम इनको और ज्यादा नजदीक लाएंगे, repulsive forces become dominant over attractive forces. That shows this sudden
इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से और ज्यादा नजदीक लाएंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं होता है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज प्योरली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी बॉन्ड लेंथ पे इस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन XeOF2 मॉलिक्यूल है, सिंपल है। Xe ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड्स। ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते, 8 में से 4 यूज हो चुके, तो इसका मतलब अभी भी 4 बचे हुए हैं। फ्लोरीन के साथ 7 में से 1 यूज हो गया, 3 लोन पेयर्स बचे हुए हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स बचे हैं, 6 में से 2 यूज हो चुके। अब जरा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन XeOF2, नॉट ओनली सेंट्रल एटम, सभी एटम्स में मिला के लोन पेयर्स। ज़ीनॉन के है 2, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स, फ्लोरीन के 3 और 2 के मिला के 6, 6 + 2 + 2 दैट कम्स आउट टू बी 10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10। Let's go to the next one. Match the ions in column 1 with the structure in their column 2. ठीक है, फिर से स्टीरिक नंबर का केस आ जाएगा। कार्बोनेट, इसका स्टीरिक नंबर बनेगा 3 + 0। I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव इट्स लाइक दिस, इसको आप लिख सकते हो I2 नेगेटिव। तो ये बनेगा 2 + 3। देखो कैसे 3, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन चुके हैं, आयोडीन के साथ है लेकिन नेगेटिव चार्ज का मतलब 8, 8 में से 2 यूज हो चुके हैं, तो 6 बचेंगे, 3 लोन पेयर्स। SO4 2 नेगेटिव, 4 + 0, यू कैन चेक द स्टीरिक नंबर, इसका 4 + 0 होता है। ठीक है, I3 पॉजिटिव इज लाइक दिस, I3 पॉजिटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं I2 पॉजिटिव। इट्स 2 + आयोडीन के साथ 7 में से 1 कम हो चुका है, 6 ही है, 6 में से 2 यूज होके 4 बचेंगे, वो 2 + 2, 2 + 2 लोन पेयर्स। 3 + 0 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर, ये मैच इधर कर गया। 2 + 3, 2 + 3 हो गया 5। इसको देख लेते, 2 + 3 टोटल 5। लोन पेयर है 3। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ऑलरेडी डिस्कस, लोन पेयर रखना पड़ेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो शेप जो बचेगी दैट विल बी लीनियर। तो I3 नेगेटिव की जो शेप होगी दैट विल बी लीनियर। सल्फेट SO4 4 + 0, 4 + 0 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो टेट्राहेड्रल, सिंपल। 2 + 2, 2 + 2 4 है, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब 2 लोन पेयर्स हो गए तो शेप बनेगा बेंट, तो ये होगा करेक्ट मैचिंग। फिर इनमें से जो ऑप्शन आ जाएगा यू कैन इजिली डू दैट। अब देख लीजिए, कार्बोनेट A के साथ मैच करेगा 4, A के साथ मैच कर रहा है 4, 2 ऑप्शंस में या तो 2 या तो 3 करेक्ट होगा। 2 + 3 लीनियर, यानी B के साथ मैच करेगा 3rd, B के साथ मैच करेगा 3rd, तो फिलहाल ये ऑप्शन बैठ रहा है। C के साथ मैच करेगा 1st, C के साथ मैच करेगा 1st, करेक्ट है। और D के साथ मैच करेगा 2nd, तो 2nd ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Let's go to the next question. Which of the following molecules is non-polar in nature? Non-polar का मतलब dipole moment should be equal to 0. Dipole moment does not depend upon the polarity of the individual bonds. It also depends upon the net dipole moment, because dipole moment is a vector quantity. जो bonds होंगे उनका resultant addition क्या बनेगा, अगर वो 0 बनेगा then molecule is said to be non-polar. SF4, SF4 का स्टीरिक नंबर है 4 + 1। तो जब 4 + 1 है तो सल्फर होगा इस तरीके से। एक लोन पेयर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, इट इज टू बी केप्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसकी शेप बनती है सीसॉ शेप। इक्वेटोरियल का नेट 0 नहीं आ सकता, एक्शियल का भले ही 0 आएगा, इक्वेटोरियल का 0 नहीं आ सकता क्योंकि एक पोजीशन पे लोन पेयर है, तो डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन 0। XeF4 ज़ीनॉन, इसका स्टीरिक नंबर बनता 4 + 2, 8 में से 4 यूज हुए तो 4 बचे हैं, तो इसका मतलब है 2 लोन पेयर हो गए एंड दे शुड बी केप्ट एट एन एंगल ऑफ 180। बाकी हर जगह फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब देख लीजिए, ज़ीनॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वेक्टर्स इस तरीके से बनने वाले हैं। लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट लोन पेयर की तरफ है। इफ यू लुक एट दिस, ऑल द वेक्टर्स विल कैंसिल आउट, एज अ रिजल्ट इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा 0। ठीक। CH2Cl2, CH2Cl2, तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं
और 2 क्लोरीन लगे हैं, 2 क्लोरीन का 2 हाइड्रोजन कैंसल आउट नहीं करेगा, इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। SO2 इसका स्टीरिक नंबर बनता है 2 + 0, सल्फर डाइऑक्साइड और एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर का अपवर्ड्स होगा, इन 2 ऑक्सीजन बॉन्ड्स का डाउनवर्ड्स होगा, लेकिन लोन पेयर और डाइपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस का डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होता है, ओनली 1 ऑप्शन HCF4 जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। सो ये डिपेंड करता है शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स पे। आउट ऑफ 4 द ऑप्शंस ओनली 1 ऑप्शन दैट्स HCF4 जहां पे नेट रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड्स ऐसे है ताकि उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाए वो कैंसिल हो जाता है, इस वजह से इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल है नॉन पोलर क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। ऑल्दो इसमें बॉन्ड्स पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर बॉन्ड से हम डाइपोल मोमेंट ओवरऑल पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड नहीं कर सकते। वी हैव टू मेक इट शेप एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द वेक्टर्स, और वेक्टर्स को देख के हम बता सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Hybridization and number of electrons around central atom in NH2 negative ion respectively और नाइट्रोजन HH। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा आ चुका है 6 में से 2 यूज हो चुके हैं, तो 2 लोन पेयर्स है। ठीक, ये NH2 नेगेटिव बनेगा। सिग्मा बॉन्ड्स 2 है, लोन पेयर्स 2 है, 2 + 2 होगा 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 में शेप होगी इसकी बेंट वी और एंगुलर। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन अभी तो डिस्कस किया, 2 + 2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के अराउंड कितने हैं? 2 बॉन्ड्स का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर का मतलब 4 और 4 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 8। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, sp3 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट होगा। दिस वाज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड of NH2 and total electron count. With this we have completed the chemical bonding, and इसमें अगेन आई से हर टाइप के क्वेश्चंस, हर कॉन्सेप्ट टच हुआ है। VBT, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डाइपोल मोमेंट, लिव्स स्ट्रक्चर्स, फॉर्मल चार्ज, रेजोनेंस, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड लेंथ्स, etc. Every concept has been touched in this case, and we have tried to incorporate every concept. अगर कोई concept बचा भी होगा then assignments आपको provide कर दिए जाएंगे, उन assignments में भी उस concept के अराउंड पे क्वेश्चन है। So we have tried our level best to incorporate all the questions. तो nearly सारे concepts touch हुए हैं इसमें, and this chapter again is very very important. बिल्कुल आसान और scoring chapter है, ठीक है। You can bang in this chapter. I have tried my level best. मुझे लगता है कि इस discussion से आपको थोड़ा सा help हो जाएगा। Thank you so much. Allah Hafiz.